जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। एलओसी के पार पाकिस्तान की आर्मी आतंकियों को अपने फॉरवर्ड बेसिस पर दे रही है पनाह। चाइनीज साइंटिस्ट का दावा कि चीन की सुरक्षा में खतरा होने पर उनके सबमरीन लॉन्च लेजर वेपन्स स्टारलिंक जैसे सैटेलाइट्स को भी कर सकते हैं डिस्ट्रॉय। कारगिल वॉर था एक बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर। भारत और ईरान के चाबहार पोर्ट वाले डील के कुछ पहलुओं को यूएस के सैंक्शंस की वजह से रखा गया है कॉन्फिडेंशियल। और H-125 हेलीकॉप्टर्स को भारत में प्रोड्यूस करने के लिए एयरबस ने भारत में शॉर्टलिस्ट करी 8 लोकेशंस। इकोनॉमिक टाइम्स की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक अभी कुछ ही समय पहले जो चेन्नई में हिज़्ब उत तहरीर के 6 सिंपैथाइजर्स को गिरफ्तार किया गया था, तो इस गिरफ्तारी ने भारत के सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट में कुछ नए कंसर्न्स को रेज किया है और इस बात की संभावना जताई गई है कि जो ये हिज़्ब उत तहरीर नाम का आतंकी संगठन है, तो ये अपना नेटवर्क अब भारत में भी फैलाने का प्रयास कर रहा है। आपको बता दें कि इस संगठन पर ऑलरेडी कई सारी मिडिल ईस्टर्न और सेंट्रल एशियन कंट्रीज ने बैन लगाया हुआ है और मई के महीने में चेन्नई में अथॉरिटीज द्वारा इस ग्रुप के खिलाफ एक इन्वेस्टिगेशन लॉन्च की गई थी और इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान इस ग्रुप के 6 सिंपैथाइजर्स को गिरफ्तार किया गया और उनके पास से कुछ ऐसे लिटरेचर और प्रोपेगेंडा मटेरियल बरामद हुए थे जो कि इस संगठन की आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं और ये संगठन भारत में अपने नेटवर्क को फैला ना सके तो उसके लिए इसे क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है। इसके अलावा एक अपडेट ये है कि अभी हाल ही में मीडिया के साथ एक इंटरेक्शन में डोडा वाले एनकाउंटर्स पर बात करते हुए केंद्रीय मंत्री श्री जितेंद्र सिंह की तरफ से कहा गया कि इन सभी चीज़ों को काउंटर करने के लिए भारत सरकार ने कुछ स्ट्रेटजीज बनाई हैं जिन्हें पब्लिक नहीं किया जा सकता है। और इसके साथ उन्होंने इस बात को भी मेंशन किया कि जो विलेज डिफेंस गार्ड्स हैं तो उन्हें भी रिवाइव किया जा रहा है और उन्हें और भी अधिक मॉडर्न वेपन्स दिए जाएंगे। बाकी इसके अलावा इंडिया टीवी की तरफ से कुछ ऐसी एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी रिलीज की गई हैं जो कि सीमा पार मौजूद लॉन्च पैड्स की हैं और इन तस्वीरों में दिखाया जा रहा है कि किस तरह से पाकिस्तान की आर्मी बॉर्डर्स पर फॉरवर्ड एरियाज पर आतंकियों को लाकर यहाँ पे एरिया दिखा रही है। और तो और इस बात की भी संभावना है कि जो पाकिस्तान की आर्मी है वो इन आतंकियों को अपने ही बंकर में पनाह देकर घुसपैठ के रास्ते के बारे में उन्हें और जानकारी दे रही है। और जो तस्वीरें सामने आई हैं पाकिस्तान की कोटली और उसके आसपास के इलाके की और इन तस्वीरों में आतंकियों के साथ साथ पाकिस्तान के कमांडोज भी मौजूद हैं। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जो साइंटिस्ट हैं तो उन्होंने एक स्टडी कंडक्ट करी थी और इस स्टडी के आधार पर उन्होंने क्लेम किया है कि लेजर वेपन से इक्विप्ड जो चीन के सबमरीन्स हैं तो वो स्पेसएक्स के स्टारलिंक सैटेलाइट्स को भी टारगेट कर सकती हैं अगर उनकी वजह से चीन की सुरक्षा खतरे में पड़ती है। तो स्टडी के मुताबिक एक सबमरीन जिसके मिड सेक्शन में मेगावाट क्लास सॉलिड स्टेट लेजर वेपन को स्थापित किया गया है तो वो पानी के नीचे रहते हुए भी सैटेलाइट्स पर फायर कर सकती है और भविष्य में इस टाइप की लेजर अटैक सबमरीन का मास प्रोडक्शन किया जा सकता है और चीन के लिए उत्पन्न होने वाले अलग अलग मिलिट्री थ्रेट्स को काउंटर करने के लिए इन सबमरीन्स को समुद्र के अलग अलग हिस्सों में डिप्लॉय भी किया जा सकता है। और चाइनीज साइंटिस्ट का ये कहना है कि एंटी सैटेलाइट मिशन के लिए सबसे बड़ी चुनौती सैटेलाइट को हिट करना नहीं होता है बल्कि हमला करने के बाद उसको छिपाना होता है। अभी वर्तमान समय में एंटी सैटेलाइट ऑपरेशंस के लिए मुख्य रूप से ग्राउंड टू एयर मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इस अप्रोच के साथ कई सारे इश्यूज हैं और सबसे बड़ा इश्यू तो यही है कि आप इसको छुपा नहीं सकते क्योंकि जब मिसाइल्स लॉन्च होती हैं तो वो अपने पीछे स्मोक की एक लंबी ट्रेल छोड़ती हैं और अगर आप सरफेस लोकेशन से हमला करते हैं तो वो बड़ी आसानी से आपकी खुद की पोजीशन को एक्सपोज कर देता है और इसलिए खुद की टीम के लिए भी रिस्की रहता है। और उनका यह भी कहना है कि आज के समय में जो सैटेलाइट्स हैं वो दिन प्रतिदिन छोटी होती जा रही हैं और एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे बात की गई है स्टारलिंक प्रोग्राम की जिसमें एक साथ कई सारी सैटेलाइट्स लॉन्च की गई हैं जो बहुत ही डेंसली पैक्ड हैं और साइज में छोटी भी हैं और ऐसे में भले ही मिसाइल्स की मदद से बड़ी संख्या में सैटेलाइट्स को आप डिस्ट्रॉय कर देंगे लेकिन फिर भी डैमेज हुई सैटेलाइट्स को रिप्लेस करने के लिए पर्याप्त मात्रा में रिसोर्सेज मौजूद हैं। तो इसलिए उनका कहना है कि इस तरह के सैटेलाइट्स पर मिसाइल से हमला करना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है, लेकिन जो सबमरीन बेस्ड लेजर वेपन्स हैं वो इस इश्यू को सॉल्व कर सकते हैं। पेपर पर एक डिटेल भी बनाई गई थी जिसमें स्टेप बाय स्टेप गाइड किया गया है कि कैसे सबमरीन बेस्ड लेजर वेपन्स की मदद से स्टारलिंक जैसी सैटेलाइट्स को भी डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। हिंदुस्तान टाइम्स के साथ एक खास इंटरेक्शन में कारगिल वॉर से जुड़े हुए चैलेंजेस और लेसन्स पर बात करते हुए फॉर्मर इंडियन आर्मी चीफ जनरल वेद प्रकाश मलिक सर ने बताया कि कैसे इस कारगिल वॉर में एक नहीं बल्कि कई सारे सरप्राइजेस शामिल थे। यहाँ तक कि तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी भी इस बात से सरप्राइज थे कि लाहौर डिक्लेरेशन साइन होने के केवल 3 महीनों के बाद ही ये युद्ध क्यों हुआ और इसी को फिगर आउट करने के लिए उन्होंने जून के मध्य तक पाकिस्तान में अपने वार्ताकार को भेजा था। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे ये जो युद्ध था ये मिलिट्री के लिए भी एक सरप्राइज था क्योंकि मिलिट्री के पास ना तो इंटेलिजेंस ब्यूरो और ना ही रॉ कहीं से भी कोई भी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स नहीं थी। उनका यह भी कहना है कि उन्होंने पाकिस्तान द्वारा शुरू किए जाने वाले किसी भी तरह के युद्ध की संभावना को ही नकार दिया था। फॉर्मर इंडियन आर्मी चीफ ने भी बताया कि कैसे एलओसी के साथ उस समय हमारी जो सर्विलियंस कैपेबिलिटीज थी वो भी काफ़ी कमज़ोर थी
हमारी पोस्ट के बीच में जो गैप था वो कम से कम 9 से 40 किलोमीटर का रहता था और विंटर सीजन के पीक में इन एरियाज में पेट्रोलिंग काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होती थी। और आज के समय की जैसे एडवांस सर्विलियंस ड्रोन्स, सैटेलाइट इमेजरी, रडार, यहाँ तक कि नाइट विजन डिवाइसेज जैसे गैजेट्स भी हमारे पास उस समय नहीं थे। तो इसी वजह से ये जो वॉर था ये काफ़ी सरप्राइजिंग और चैलेंजिंग था। और जबकि कारगिल वॉर को लेकर पाकिस्तान के टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स पर बात करते हुए फॉर्मर इंडियन आर्मी चीफ का ये भी कहना था कि टैक्टिकली तो वो काफ़ी सही थे क्योंकि उनके सोल्जर्स भी अच्छे हैं और वे उसी तरह से आए थे जैसे कि उन्हें निर्देश मिले थे। लेकिन उनका यह भी कहना है कि जनरल परवेज मुशर्रफ एक अच्छे कमांडो थे, लेकिन वो एक बहुत ही खराब रणनीतिकार थे। बाकी फॉर्मर इंडियन आर्मी चीफ ने कारगिल वॉर से जुड़े इस तरह के और भी कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पर बात करी है और उनका पूरा इंटरव्यू आप हिंदुस्तान टाइम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हैं। और कारगिल से याद आया, squadron.in पे जाके कारगिल स्पेशल डिजाइन्स को चेकआउट जरूर करें और विजय कूपन कोड के साथ कारगिल विजय दिवस सेल का फायदा उठाना ना भूलें, जो केवल 27 जुलाई तक ही जारी रहेगी। लोकल ईरानियन मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक कि भारत और ईरान के बीच जो चाबहार पोर्ट को लेकर महत्वपूर्ण डील साइन हुई है, तो इस डील के कुछ पहलुओं को कॉन्फिडेंशियल रखा गया और चाबहार पोर्ट में इंडियन ऑपरेटर्स के भविष्य की एक्टिविटीज के बारे में भी जो डिटेल्स हैं उन्हें पब्लिक नहीं किया गया, क्योंकि उनका ये मानना है कि अगर इस डील के सभी पहलुओं की डिटेल्स को पब्लिक कर दिया जाता है तो इससे संभावना है कि इससे भारत को अमेरिका की तरफ से एक दबाव देखना पड़ सकता है और फिर इस बात की भी संभावना बनी जाती है कि अमेरिका के इस दबाव के साथ अमेरिका की तरफ से प्रतिबंध लगाने वाली धमकियां भी आ सकती है। तो इसी वजह से इस चाबहार पोर्ट वाले डील के कुछ हिस्से ऐसे हैं जिनको पब्लिक नहीं किया गया है और उनको कॉन्फिडेंशियल रखा गया। बाकी इसके अलावा एक अपडेट यह है कि बांग्लादेश में जो एंटी कोटा प्रोटेस्ट चल रहे हैं, तो उसकी वजह से भारत में कोई सिक्योरिटी सिचुएशन क्रिएट ना हो, तो उसको हैंडल करने के लिए बीएसएफ को हाई अलर्ट पर रखा गया है और हाई लेवल के ऑपरेशनल प्रिपेयरनेस को सुनिश्चित करने के लिए बड़ी संख्या में ट्रूप्स और सीनियर कमांडर्स को बॉर्डर्स की तरफ भेजा गया है। और बाकी भारत सरकार भी बांग्लादेश में जो भारतीय छात्र हैं उनको भी वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास में लगी हुई है और अभी तक 693 छात्रों को सफलतापूर्वक सुरक्षित वापस लियाया गया है। रिमपैक 2024 इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज के हिस्से के तौर पर इंडियन नेवी की स्पेशल फोर्स यूनिट मार्कोस ने यूएस नेवी की सील्स और ऐसी अन्य पार्टनर नेशंस के स्पेशल फोर्सेस के साथ एक जॉइंट एक्सरसाइज को परफॉर्म किया है और इस एक्सरसाइज के हिस्से के तौर पर मैरीटाइम थ्रेट्स को कॉम्बैट करने के लिए कंबाइंड ऑपरेशंस कंडक्ट किए गए थे। और इस एक्सरसाइज की जो तस्वीरें इंडियन नेवी के ऑफिशियल एक्स हैंडल से शेयर की गई हैं, तो उसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि कैसे सभी कमांडोज वेल इक्विप्ड हैं। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि एयरबस हेलीकॉप्टर्स ने भारत में 8 लोकेशंस को शॉर्टलिस्ट किया है जहां पे H125 चॉपर के लिए प्रोडक्शन लाइन स्थापित की जाएगी और ये एयरबस की दुनिया में इस तरह की चौथी फैसिलिटी होगी, जिसे एयरबस भारत में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के पार्टनरशिप के साथ स्थापित कर रही है। और इस फैसिलिटी के माध्यम से अगले 20 वर्षों में 500 हेलीकॉप्टर्स की डिमांड को यहाँ से पूरा किया जाएगा। और प्राइवेट सेक्टर में सिविल हेलीकॉप्टर्स के लिए ये भारत में सिंगल इंजन H125 की पहली फाइनल असेंबली लाइन होगी। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन सन 2000 में ऑपरेशन रक्षक के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए इंडियन आर्मी के लेफ्टिनेंट हरि सिंह बिस्ट ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था और इन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 2001 और 2003 में जम्मू कश्मीर पुलिस के DYSP प्रवीण शर्मा और DYSP वीरेंद्र सिंह ने भी अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। बाकी आपके लिए आज का प्रश्न यह है कि इंडियन नेवी की जो मार्कोस है उसे कौन से वर्ष में स्थापित किया गया था। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आपने अभी तक डिफेंस स्कॉट की सुपर ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आज ही डाउनलोड करें और एक्सप्लोर करें डिफेंस की दुनिया को एक अलग तरह से। बाकी जल्द ही मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।